जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विहांश इंस्टीट्यूट में। प्रीवियस सेशन में हमने एल नीनो के बारे में बात करी थी, जहां पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि एल नीनो क्या होता है, किस तरीके से फिनोमिना होती है, और साथ ही साथ आपने सदर्न ऑसिलेशन भी देखा था। तो सदर्न ऑसिलेशन पर तो चर्चा हो चुकी थी, जहां पर हमने लास्ट बात करी थी सेशन में अपने पॉजिटिव एसओआई और नेगेटिव एसओआई इसके बारे में बात करी थी, जहां पर हमने ये भी देखा था कि भारतीय मॉनसून के हिसाब से कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों पर परिचर्चा हमारी कंप्लीट यहां पर हो चुकी थी। आज जो है हमारी मेनली बात किस पर होनी है कि इंडियन ओशियन डायपोल इफेक्ट क्या होता है। इंडियन ओशियन डायपोल क्या होता है, आसान भाषा में समझा दूं इसको, बिल्कुल वैसा ही समझिएगा जिस तरीके से हमने सदर्न ऑसिलेशन देखा था, जहां पर हमने पोर्ट ताहिती और डार्विन के बारे में बात करी थी। ताहिती और पोर्ट डार्विन के बारे में जहां पर हमने बात करी थी, दो अलग पॉइंट्स जहां पे चीजें सिमुलेट हो जाती है। उसी तरीके से हमारे इंडियन ओशियन के भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी जो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब इंडियन ओशियन में, उसी को डायपोल इफेक्ट बोला जाता है कि दो अलग पोल्स हैं, उस पर देखा जाने वाला इफेक्ट। ENSO जो है, इट वाज स्टैटिस्टिकली इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग सेवरल पास्ट ड्रॉट्स, जो कि पुराने पास्ट ड्रॉट्स आए भारत में। लेकिन रिसेंट डिकेड्स में यह देखा गया है कि ये कुछ वीकन हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग ENSO भी आते हैं, तब भी उनका वो मूवमेंट यहां पे नहीं दिख पाता है जो देखने लायक होना चाहिए। ये जो सिचुएशन है, इसके बारे में जब बाद में पता किया, चर्चा चली, तो ये पता चला कि एक और इवेंट है, जैसे ENSO पैसिफिक में होता है, उसी तरीके से एक सिमिलर सीसॉ इवेंट, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, एक और इवेंट जो होता है इंडियन ओशियन में होता है, जो कि 1999 तो याद रखिएगा, इंडियन ओशियन डायपोल इफेक्ट के बारे में कब देखा गया? 1999 में देखा गया। और ये जो था, इसी को क्या बोला गया? इंडियन ओशियन डायपोल। आसान भाषा में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ये होता क्या है? इट इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर। मतलब दो अलग समुद्र की तल हैं, उनके बीच में क्या है? डिफरेंस देखने को मिल रहा है, या फिर जो दो पोल्स हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया? डायपोल बोला गया। जहां पर वेस्टर्न पोल जो है वो अरेबियन सी कहलाएगा, अरब सागर जो है वो वेस्टर्न पोल कहलाएगा, और जो ईस्टर्न पोल है वो क्या कहलाएगा? हमारा ईस्टर्न इंडियन ओशियन, जो खास करके इंडोनेशिया के पास आएगा। मतलब बे ऑफ बंगाल वाले पॉइंट से आप शुरू कर सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये मेनली जो है हिंद महासागर या इंडियन ओशियन के कौन से साइड पे? इक्वेटोरियल रीजन पे देखने को मिलता है, अप्रैल और मई के बीच में। आसान भाषा में इस डायग्राम में समझिए, ठीक है? ये जो लाइन बन रही है बीच में, ये क्या है? ये आपको इक्वेटर देखने को मिल रहा है। इक्वेटर में यहां पर एक पॉइंट कौन सा हो गया? अरेबियन सी, और दूसरा पॉइंट जो है इंडोनेशिया के पास। तो यहां पर सीसॉ इफेक्ट देखने को मिलता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ये जो मूवमेंट देखने को मिलता है उसी को क्या बोला जाता है? इंडियन ओशियन डायपोल। जब भी ये मूवमेंट पॉजिटिव रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बिल्कुल पेन कॉपी लेके नोट कर लेना, जब भी ये पॉजिटिव रहता है, सेंटीमेंट कैसे रहते हैं इसके? पॉजिटिव रहते हैं। हवा कैसे चलती है? ईस्ट से वेस्ट की ओर, मतलब बंगाल की खाड़ी से अरेबियन सी की ओर चलती है। अब देखिए यहां पे क्या है, जब ये पॉजिटिव फेज बन रहा है तो बे ऑफ बंगाल से कहां की ओर जा रहा है? ये जा रहा है अरेबियन सी की तरफ। इससे होता क्या है? अफ्रीका का जो कोस्ट है वो ज्यादा वार्मर, गर्म देखने को मिलता है, और इंडोनेशिया का जो कोस्ट है वो ठंडा और ड्राई देखने को मिलता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगला हम देखेंगे नेगेटिव डायपोल ईयर जो होता है। जिस साल नेगेटिव डायपोल देखने को मिलेगा उस समय क्या होगा? ये जो है ये प्रोसेस वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाएगी, इसलिए इंडोनेशिया आपको यहां पर ज्यादा गर्म या ज्यादा वार्मर देखने को मिलेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है? तो मतलब इसको भी अगर डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए तो पॉजिटिव ईओडी इंडेक्स यहां पर भी देखने को मिलेगा। मतलब कि ऐसा आश्वासन लगाया जाता है कि 1983, 94, 1997 के समय से ये क्या होने लगे? लगातार बढ़ने लगे, ठीक है? ये भी बताया जाता है कि जो दो पोल्स हैं इंडियन ओशियन डायपोल के, एक कौन सा? ईस्टर्न पोल, जो कि आपको इंडोनेशिया में याद रखना है, मैप में लोकेट कर लेना, और दूसरा जो वेस्टर्न पोल, ये दोनों कैसे? इंडिपेंडेंटली और क्यूमुलेटिवली, मतलब एक तो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र, और क्यूमुलेटिव क्या है? एक क्वांटिटी ऑफ रेन जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं। कहां पर? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में
मतलब भारतीय उपमहाद्वीप बोलना चाहिए इसको। और सिमिलर टू ईएनएसओ, ईएनएसओ से ही सिमिलर जो है एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट ऑफ द आईओडी वाज लेटर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ऑसिलेशन। मतलब वही जो हमने पैसिफिक ओशियन में देखा था एल नीनो के लिए, वही हमें इंडियन ओशियन में देखने को मिल रहा है, तो उसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, इंडियन ओशियन डायपोल जो है इसका साइक्लोजेनेसिस पर क्या असर होता है, मतलब इसके कारण किस प्रकार के साइक्लोन बनते हैं। तो सर हमें तो साइक्लोन पता थे कि साइक्लोन आया करते थे, बट साइक्लोन कब कहां आ जाते हैं। कभी आप सुनते हो कि बे ऑफ बंगाल पे साइक्लोन देखा, कभी आप सुनते हो कि अरेबियन सी पर साइक्लोन देखा। तो ये इधर का उधर, उधर का इधर, ये आखिर होता कैसे है। तो ये होता कैसे है, इसको आसान भाषा में अगर हम समझेंगे तो जब भी पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल है, मतलब मूवमेंट क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, ये क्या है, ये देखने को मिल रहा है आपको पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है तो क्या होता है, अरेबियन सी जहां पर गर्म हो जाता है पानी, अरेबियन सी वाला जोन जहां पानी गर्म हो गया, यहां पे क्या देखने को मिलेगा, साइक्लोन देखने को मिलेगा, यहां पर चक्रवात देखने को मिलेगा। जब भी नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल होगा, जब भी नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल होगा, वहां का साइक्लोजेनेसिस कैसा होगा, सो वो होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इंडोनेशिया वाले तट ज्यादा गर्म हो जाएंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पे बे ऑफ बंगाल में आपको साइक्लोन देखने को मिलेंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला कॉन्सेप्ट आता है इंडियन द एल नीनो मोदोकी। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया पेपर हो सकता है, कहां से कैसे एमसीक्यूज हो सकते हैं वो हमें एक आइडिया होना चाहिए। सो एल नीनो मोदोकी जो है, इट इज अ कपल्ड ओशियन एटमॉस्फेयर फिनोमिना। ये क्या है, एक जुड़ी हुई एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है। मेनली कहां देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल साइड ऑफ पैसिफिक ओशियन। ये कैसी है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर कपल्ड फिनोमिनन इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक, नेमली एल नीनो। एल नीनो से ये थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलती है। जो कन्वेंशनल एल नीनो था वो क्या होता था, जब पैसिफिक वाले जो तट थे, जो कि कैसे होने चाहिए थे, कोल्डर होना चाहिए थे, लेकिन वो कैसे दिख गए, वार्मर हो गए, इसके कारण एल नीनो आ गया। ठीक है, तो वहां पे तो स्ट्रॉन्ग वार्मिंग हो जाया करती थी, लेकिन एल नीनो मोदोकी जो है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है। इट इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग एनोमलस वार्मिंग इन द सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक, सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक, और साथ ही साथ ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में आपको क्या देखने को मिलती है, ठंडक या कूलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलो, तो यहां पे होता क्या है, ये एल नीनो की प्रोसेस है। ठीक है, और ये कैसी प्रोसेस है, एल नीनो मोदोकी की प्रोसेस है। ठीक है, तो एक बार और ये वाला पॉइंट देख लो, क्या होता है, इट इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग एनोमलस वार्मिंग इन दी सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक। जो सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक जहां पे जोन है, मतलब ट्रॉपिकल पैसिफिक और जो सेंट्रल है, वेस्ट और ईस्ट के बीच वाला, वहां पे क्या होती है, वार्मिंग और कूलिंग जो हो जाती है, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक इस वाले जोन में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो एल नीनो जो है वो किस तरीके से दर्शाता है कि यहां तो गर्म होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, ये देखो और ज्यादा गर्म हवाएं भेजी जा रही हैं। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां से भी ठंडा, यहां से भी ठंडा, तो एक इफेक्ट ये देखने को मिलता है। इसी को क्या बोला जाता है, एल नीनो मोदोकी देखने को मिलता है। अगला कॉन्सेप्ट जो ला नीना है, तो ला नीना पे फिर हम ला नीना मोदोकी को भी समझेंगे। ठीक है, देखो एल नीनो में क्या दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ला नीना में क्या दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। बस अभी आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, पिक्चर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो, एल नीनो मोदोकी जो है उसके धरती पर इंपैक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं। So this phenomenon is characterized by the anomaly warm central equatorial Pacific flanked by cool regions in both west and east। दोनों तरफ आपको क्या देखने को मिल रही हैं, ठंडी हवाएं आपको दोनों ओर देखने को मिल रही है। तो यहां पे क्या है, एक प्रकार की कूलिंग जो है पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलती है। कहां पे, कूलिंग इन पैसिफिक या फिर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में आपको एक प्रकार की कूलिंग जो है देखने को मिलती है। ठीक है, चलो
अगला जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, नाम है जिसका ला नीना। अब यहां पर एक छोटी बच्ची की फोटो लगी है, छोटी बच्ची है क्या ये? तो ऐसा नहीं है। यहां पे क्या रीजन है? यहां पे रीजन है कि ला नीना जो है, अगेन इट्स एन स्पेनिश वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ गर्ल। ठीक है, स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? अ लिटिल गर्ल। ठीक है, तो कैसा होता है? तूफान जैसी सिचुएशन नहीं बनती है, थोड़ा शांत माहौल देखने को मिलता है। सो ये वेदर इवेंट जब अपनी नॉर्मल कंडीशन पे वापस आ जाएं तो उसी को क्या बोला जाता है? ला नीना। मतलब इन सम ईयर्स द ट्रेड विंड्स कैन बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड एन एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर कैन अकर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। इसी को क्या बोला जाता है? वापस से वही कूलनेस जो आ जाए उसको बोला जाता है ला नीना। तो ला नीना अपने आप को किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है कि वापस जब वही इवेंट देखने को मिलने लगे तो उसको ला नीना बोला जाता है। बात की जाए अगर स्ट्रॉन्ग ला नीना की, सो अ स्ट्रॉन्ग ला नीना अकर्ड इन 1988 एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट इट मे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द समर ड्रॉट ओवर द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। तो ला नीना के कारण कुछ जगहों पर दिक्कत भी देखने को मिलती है, मेनली सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका का ये जो जोन है यहां पे इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अटलांटिक ओशियन, ये क्या है? अटलांटिक ओशियन जो है यहां पर बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं? यहां पर अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा हरिकेन्स। ठीक है, 1998 और 1999 वन ऑफ द हरिकेन्स दैट डेवलप्ड नेम्ड मिच, मिच के बारे में याद रखना, वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट अक्टूबर hurricanes ever to develop, about 100 years of record keeping। 100 साल के रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा देखा गया है। ठीक है, चलो ला नीना की सिचुएशन किस तरीके से बनती है, तो ये ला नीना का एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक, चलो तो इसके बाद जो है हम बात करेंगे, पहले ला नीना की कंडीशंस है। तो यहां देख पा रहे हो आप एक पूरी कंप्लीट वॉकर सेल किस तरीके से क्या हो पा रही है? एक्टिव होती हुई आपको दिख रही है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो, इसके कारण जो वेदर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ला नीना के, उसमें क्या है? हैवी मॉनसून भारत में। भारत को तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है ला नीना से, हर बार ला नीना का ही मौसम भारत में देखने को मिलता है। साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जो भारत और पाकिस्तान और आसपास के बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब में अच्छी बारिश। कूल एंड वेट विंटर वेदर इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका का जो जोन है, ठीक है, खास करके साउथ ईस्टर्न जो इंडियन ओशियन के पास से ही पड़ेगा, वहां पे क्या है? ठंडा और गीला वेदर देखने को मिलेगा। वेट वेदर इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो अच्छी बारिश, मैंने बताया ला नीना क्या है? एक अच्छी बारिश को दर्शाती है। ठंड ज्यादा पड़ती हुई मिलेगी कहां पर? वेस्टर्न कनाडा, साथ ही साथ एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वहां ज्यादा ठंड, मतलब नदर्न पैसिफिक ओशियन में आपको ठंड देखने को मिलेगी। विंटर ड्रॉट इन सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, तो ठंड के समय में सूखा पड़ेगा कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, सो आज जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट है, अगर आप सिलेबस देखेंगे, एक बार मैं आपको क्विकली सिलेबस दिखा देता हूं। ठीक है, तो सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो मेन हमने पॉइंट्स आज कौन कौन से कवर कर लिए इन 2 सेशंस में? तो हमने एल नीनो, ला नीना और सदर्न ऑसिलेशन, इसके साथ साथ इंडियन ओशियन डायपोल जैसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर लिया है। अगला टॉपिक हमारा बचा हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, और यहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा, अच्छे हाई लेवल, जहां पे असर्शन, रीजनिंग जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा हम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन लगाकर देखेंगे, अगर वो हमसे इजीली बन रहे होंगे तो एमपीपीएससी में भी जिस प्रकार के सवाल आएंगे वो हम टैकल कर लेंगे। ठीक है, 2024 का जो प्रीलिम्स है वहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सिलेबस में नहीं दिख रहा है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पर यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन बिल्कुल बिल्ट हो सकता है, जहां पर पैसिफिक ओशियन इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक ओशियन इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अब हमें सिलेबस की ज्यादा डिकोडिंग करनी है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और क्लाइमेट चेंज के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।